डॉक्टर अनूप गुप्ता का मैं एक सूक्ष्म परिचय दे दूँ। चंदौर जी के एक परिवार, सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद आपने शिक्षा क्षेत्र की जिन ऊंचाइयों तक स्वयं को पहुंचाया है और जिस संस्थान के लिए काम करते हैं उसको पहुंचाया है, वह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। BS इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी विभाग से कैरियर शुरू आपने किया और विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए आज GNA विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत निकट का संबंध है, ये मेरा सौभाग्य भी है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि आज GNA जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसमें अनूप जी का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में नई एकेडमिक्स के क्षेत्र में नई सोच, नई योजना, नई प्लानिंग, कहाँ से कौन से कोर्स हो सकते हैं, कहाँ से क्या हो सकता है, देश से विदेश से किनकी यूनिवर्सिटी से क्या ला सकते हैं, वो उन्होंने ऐसी बहुत सी विधाएँ लाकर हमारे मथुरा नगर की शिक्षा क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाया है। तो ऐसी महान अतिथि को मैं आपके मध्य आज सौंप कर बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपको उनको सुनने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा उनकी रुचि जब से मथुरा में है तो ब्रिज की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में भी बहुत उनकी रुचि रहती है। कई प्रोजेक्ट वो GNA के घर पर लीड करते हैं। कुसुम सरोवर का विकास है, रसकान समाधि का विकास है, ऐसे सारे प्रोजेक्ट के वो इंचार्ज हैं। और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री से कैसे रिलेट किया जाए, GNA को फॉरेन यूनिवर्सिटी से कैसे लिंक किया जाए, इन सारे विषयों पे वो सदैव मंथन करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो आज आपको उनको सुनने का सौभाग्य मिलेगा। डॉक्टर अनूप गुप्ता। थैंक यू। मुझे लग रहा है यहाँ से दूरी थोड़ी ज़्यादा है, मैं नीचे आता हूँ, सबको दिखाई दूंगा। राजकुमार साहब के जाते ही लाइट चली गई थी तो मुझे डर लगने लगा कि उनकी रोशनी ज़्यादा तेज थी। और मैं तो बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। अंदाज़ बयां गर के बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयां गर के बहुत शौक नहीं है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो थोड़ी सी बातें करेंगे, कुछ बातें करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे है कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल्स बंद कर दीजिए। मैं अपना मोबाइल बंद करके वहां रखा है। ये तो YouTube तो हमेशा ही आपके पास अवेलेबल है ना। जो पर्सनल टच में मजा है, जो बात आसपास एक साथ करने में मजा है, वो मजा मोबाइल से नहीं है। एक तरफा कम्युनिकेशन में इतना मजा नहीं है, दो तरफा होना चाहिए, है ना। वन साइडेड लव में क्या मजा है, तो दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना। आप दोनों तरफ लगी हो बराबर, है ना, ठीक है। तो मैं तो एक्चुअली बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कहानियां आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। कहानियां इसलिए शेयर करना चाहूँगा कि कहानी हमेशा दिल में रह जाती है और उसकी जो मैसेज है वो भी हमेशा आपके पास रह जाता है। अगर आप बहुत छोटे छोटे संक्षेप में बहुत गहरी बात कहें तो उसको समझने में फिर एक ही लाइन काफी होती है। तो उसके लिए मैं कुछ कहानी आपसे कहूँ तो आपको अच्छा लगेगा? Yes, sir. ठीक है। और कहानी सुनने में बोर भी नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है ना। तो कहाँ से शुरू करें? बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा, पहले एक बात मैं आपको बोलता हूँ। एक आज से काफी साल पहले, 100-150 साल पहले, जब घड़ियां नहीं होती थी या बहुत कम होती थी घड़ियां, मैकेनिकल घड़ियां होती थी। और मैकेनिकल घड़ियां कैसी होती थी, वो 15 मिनट तेज हो जाती थी या सुस्त हो जाती थी, तो सही टाइम नहीं बताती थी। उनको 24 घंटे में एक बार ठीक करना पड़ता। तो ठीक करने का क्या तरीका था, सही टाइम पूछने का क्या तरीका था? सही टाइम पूछने के दो तरीके थे। एक तो था घंटाघर की घड़ी, क्लॉक टावर। आप क्लॉक टावर की घड़ी देखिए, क्योंकि वो ठीक करते रहते थे, जो लोग उसको मेंटेन करते थे। और एक तरीका होता था, आप टेलीफोन डिपार्टमेंट में फोन करके पूछते थे क्या टाइम हुआ है, तो वहां से पूछते थे। तो एक कपड़ा मिल थी, उस कपड़ा मिल में एक टाइम कीपर था, और उस टाइम कीपर का काम क्या था कि वो समय देखकर, घड़ी देखकर वो सायरन बजाया करता था। और सायरन इसलिए बजाता था कि भाई अब शिफ्ट शुरू हुई, अब लंच का टाइम हुआ, अब पहली शिफ्ट खत्म हुई, अब दूसरी शिफ्ट का काम शुरू हुआ। तो वो दिन भर में कई बार सायरन बजाया करता था। वो बड़ा कॉन्शियस टाइम कीपर था, बड़ा सचेत टाइम कीपर था, बड़ा ऑनेस्ट टाइम कीपर था। तो वो क्या करता था, सबसे पहले सुबह अपने दफ्तर में आता था,
टेलीफोन डिपार्टमेंट में फोन करता था, पूछता था क्या टाइम हुआ है, उसको देखकर अपनी घड़ी ठीक करता था और घड़ी ठीक करके वो सायरन बजाता था। ऐसा वो रोज करता था। सबसे पहला काम किया उसका, आया, दफ्तर खोला, टेलीफोन डिपार्टमेंट में फोन किया, और टेलीफोन डिपार्टमेंट उसकी सड़क के पार ही था, तो वहां फोन करा, घड़ी ठीक करी और फिर सायरन बजाना शुरू किया। ऐसा करते करते उसकी जिंदगी बीत गई, 15 साल बीत गए। 15 साल बाद जब उसने फोन किया तो ऑपरेटर ने कहा भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, तुम रोज सुबह सुबह मुझे फोन करते हो, तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन, क्यों मुझे रोज फोन करते हो, टाइम पूछते हो। तो उसने कहा ऐसी क्या बात है? बोले कल से मैं तुम्हें टाइम नहीं बता पाऊंगा। उसने कहा क्यों? क्योंकि मैं कल रिटायर हो रहा हूं। तो उसने कहा जी मैं आपकी जो सड़क पार कपड़ा मिल है, उस कपड़ा मिल में टाइम कीपर हूं, मैं रोज सुबह आता हूं और सुबह आकर आपसे टाइम पूछता हूं, अपनी घड़ी सेट करता हूं और घड़ी सेट करके मैं सायरन बजाता हूं। तो टेलीफोन ऑपरेटर बोला ओ माय गॉड। उसने कहा क्या हुआ? बोला मैं तुम्हारा सायरन सुन के अपनी घड़ी सेट करता हूं। समझ रहे हो? तो हमें पता नहीं लगता हम किससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है? हमें पता नहीं, हमें लगता है कि हम वो ठीक है, उसे लगता है कि वो ठीक है, ठीक है? तो सभी ठीक है, कोई गलत नहीं होता है, ठीक? अभी आपसे कोई जब पूछता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे जब कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो आपके मन में क्या आता है? आपके जीवन की सारी फिल्म फास्ट फॉरवर्ड होके घूम जाती है कि मैं ऐसे पैदा हुआ, इस घर में हुआ, ये पढ़ा, ऐसा किया, तो मैं ये हूं, ठीक है? तो ये देखने का एक नजरिया है ना? आप इस नजरिए से देखते हो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए मैं ऐसा ऐसा हूं और ऐसा मैं करूंगा। लेकिन एक और नजरिया है बच्चों देखने का, वो क्या नजरिया है? कि मैं एक संभावना हूं, मैं एक पॉसिबिलिटी हूं, मैं जो था वो नहीं हूं। आप अब तक क्या समझते हो अपने आप को? कि मैं साइकोलॉजिकल कंटेंट हूं, है ना? आप साइकोलॉजिकल कंटेंट नहीं हो। आपके मनोविज्ञान, आपकी हार्ड डिस्क में जो भर गया, उसकी जो चर्निंग हुई, उसकी जो क्या बोलेंगे उसको, एनालिसिस हुई, उससे आपको लगता है मैं ऐसा हूं। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप कुछ और भी हो सकते हो, आप एक संभावना हो, कुछ भी हो सकते हो। तो ये संभावना आपको एक्सप्लोर करनी है कि आप जो चाहें वो हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली हम अपने प्री कंसीव्ड नोशन से वर्क करते हैं। हम पहले से सोच लेते हैं कि मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा करूंगा, है ना? मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा। आज से करीब 50 साल, ये सच्ची कहानी है, ठीक है? आज से करीब 50-60 साल पहले अमेरिका के एक स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, तीसरी चौथी के बच्चे, तीसरी क्लास के या दूसरी क्लास के बच्चे हैं। उनकी क्लास टीचर उनको बोलती है कि लिखो आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, ठीक है? तो सारे बच्चे कुछ लिखने लगते हैं। एक उसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, वो बच्ची लिखती है कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। क्यों, ऐसा क्यों कहा उसने? उस जमाने में लड़कियां ना तो आर्मी में जा सकती थी, ना पायलट बन सकती थी। लेकिन उस बच्ची के पिताजी एरोड्रोम पे काम करते थे, है ना, चूना बिछाते थे, तो उनके साथ कभी कभी हवाई अड्डे जाया करती थी। तो वहां जाके वो पापा से पूछती थी, जब प्लेन उड़ते थे तो देखती थी कि उसको बड़ा मजा आता था, तो पापा से कहती थी पापा कैन आई बिकम अ पायलट? तो उसके पापा क्या बोलते थे? यस यू कैन बिकम अ पायलट। तो उसके मन में ये सपना पल गया कि मैं पायलट बनना चाहती हूं। अब उसने को लिख दिया, लेकिन उस जमाने में तो लड़कियां पायलट नहीं बन सकती थी, ना आर्मी में जा सकती थी। तो टीचर ने सबकी कॉपियां ली, हर एक, किसी ने लिखा था मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, वेरी गुड। किसी ने लिखा था मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं, वेरी गुड। किसी ने लिखा था मैं बिजनेस करना चाहता हूं, वेरी गुड। किसी ने कुछ। जैसे ही उस लड़की की कॉपी आई तो टीचर से नाराज हो गई। व्हाट हैव यू रिटन? व्हाट रबिश हैव यू रिटन? डोंट यू नो दैट गर्ल्स कैन नॉट फ्लाई एरोप्लेन्स? बकवास लिखे, यू शुड बी मोर ग्राउंडेड, यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल। क्या लिख दिया तुमने ये? बेचारी बच्ची तो रोने लग गई, रोते रोते घर गई, उसने पापा से झगड़ा किया कि पापा आप तो कहते थे मैं बन सकती हूँ पायलट, लेकिन मेरी मैम ने तो मना कर दिया। पापा ने कहा योर टीचर सीम्स टू बी अनएजुकेटेड, तुम्हारी टीचर को लगता है सही पता नहीं है, तुम बन सकती हो। लेकिन बच्चों के मन में क्या होता है, जो टीचर कह देते हैं वो बात ज्यादा रह जाती है, वो मानी नहीं, बेचारी बड़ी दुखी हो गई। खैर फिर क्या होता है, टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय बीता, बात आई गई हो गई, भूल गई बच्ची, जाती रही स्कूल। अभी 2-3 साल के बाद उनकी क्लास के एक नए क्लास टीचर आए। उस नए क्लास टीचर ने फिर बच्चों को कहा कि लिखो तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। अब उस बच्ची को तो पुरानी बात फिर से याद आ गई। उसने कहा अगर मैंने लिख दिया पायलट बनना चाहती तो फिर डांट पड़ेगी। फिर सोचती रही कि मैं क्या फैशन डिजाइनर बन जाऊं। उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है
उसने कहा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं मुझे फाइनेंस अच्छा नहीं लगता, इंजीनियरिंग मुझे पसंद नहीं है, मैनेजमेंट मुझे पसंद नहीं है। काफी देर सोचने के बाद उसने देखा कि मैं वेट्रेस बनना चाहती हूँ, वेटर बनना चाहती हूँ। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि वेटर कोई खराब नौकरी होती है, सब सारी नौकरियां इज्जत वाली होती है, वहां सबको सब इज्जत करते हैं। तो उसने लिखा मैं वेट्रेस बनना चाहती हूँ। अभी टीचर ने कहा कि अभी ऐसा करो, कॉपी वापस मुझे मत दो, टर्न द पेज अपसाइड डाउन, पन्ना पलट लो, जिस पन्ने पे तुमने लिखा है दूसरा पन्ना साइड, मतलब जो प्लेन पेज है उसको ऊपर ले आओ। सबने पन्ना पलट दिया। अब टीचर ने कहा कि अब सोचो कि कोई बंधन नहीं है तुम्हारे जीवन में, कोई प्री कंसीव नोशन लेके मत बैठो कि तुम लड़का हो या लड़की हो, तुम गरीब हो या अमीर हो, है ना, तुमको अच्छी एजुकेशन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ऐसा कुछ मत सोचो। सोचो सब कुछ है, मान लो तुम्हारे सपने, जो भी तुम सपना देखना चाहते हो वो समझ लो पूरा होने वाला है, और सारी फैसिलिटीज है, कोई बंधन नहीं है, किसी भी तरीके की फैसिलिटीज की कमी नहीं है। आप स्टैनफोर्ड में पढ़ना चाहते हो, आप MIT में पढ़ना चाहते हो, आप IIT में कहीं भी पढ़ना चाहते हो, आप लिखो, सोच के लिखो। आप सब बच्चों ने फिर लिखना शुरू कर दिया। अब उस बच्ची को तो मन आ गया कि अब तो मैं लिख ही सकती हूँ, अब तो मना ये बात होगी, उसने फिर लिखा मैं पायलट बनना चाहती हूँ। फिर टीचर ने पूछा कि कितने लोगों ने अपना इरादा बदल दिया जब मैंने कहा कि अब कोई बंधन नहीं है, कोई पुरानी सोच नहीं है। कैन यू बिलीव 98% पीपल हैव चेंज देयर आइडियाज। 98% लोगों ने अपना आइडिया बदल दिया था। यानी इसका क्या मतलब हुआ, हम प्री कंसीव्ड नोशन से सोचते हैं, हम पुराने बंधनों से सोचते हैं कि मेरे घर में मेरे पापा मुझे ये फैसिलिटीज नहीं देंगे या मुझे ये चीज नहीं मिलेगी। और आपको पता है कि वो लड़की, उस लड़की ने 35 साल तक यूनाइटेड एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट चलाया। शी रियली बिकेम दी पायलट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आप जो सोचते हो वैसा होने लगता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। और अभी ऐसा बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं यार सर आप ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं, ठीक है। मैं भी एक बहुत ही गरीब परिवार से पला बढ़ा हूं, और आप ऐसे समझो कि एक 42 साल की स्त्री है, 42 साल की स्त्री, गांव की, ठेठ गांव की, जहां कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती। उसके 7 बच्चे हैं, उसका पति किसान है, छोटा सा किसान है, ठीक है। और अचानक से उसके पति का देहांत हो जाता है, और उसके जो 7 बच्चे हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। कोई MA कर रहा है, कोई BA कर रहा है, कोई हाई स्कूल कर रहा है, कोई इंटर कर रहा है, कोई 4th कक्षा में, कोई 6th कक्षा में, 7 बच्चे। और पति ने क्या किया, गांव के बजाय एक छोटे से कस्बे में उस अपनी पत्नी को भेज दिया किराए का मकान लेके कि जाओ वहां इन बच्चों को पढ़ाओ, है ना। क्योंकि उस गांव में स्कूल नहीं था, तो स्कूल और अच्छी एजुकेशन के लिए पास के 30 किलोमीटर दूर एक कस्बे में भेज दिया कि वहां रह के पढ़ो। अब वो स्त्री बेचारी, और वो स्त्री भी कैसी, गांव की ठेठ स्त्री, जिसने कभी शहर नहीं देखा, जिसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। वो जब अपने इस कस्बे से गांव जाती थी तो गांव में स्टेशन पे एक बैलगाड़ी आती थी, उसमें इतना बड़ा पर्दा लगा के बैठ के वो इतना घूंघट करके जाती थी, और जब घर में घुसती थी तो भी इतना घूंघट, और फिर जनाना मकान होता था, फिर मर्दाना मकान बाहर, जनाना मकान अंदर, की लेडीज का अंदर। वो अंदर जाके सब दरवाजे जब बंद हो जाते थे, कोई पुरुष नहीं होता था, तब वो अपना पल्लू ऊपर उठाती थी और तब अपनी सास वास के पैर छूती थी, दबाती थी, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसे होता था, आज से 50 साल 40 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब अचानक उसके पति की डेथ हो गई, तो वो क्या करे, और पति भी क्या करके गया, कर्जा छोड़कर गया, बहुत सारा कर्जे में डूबा हुआ था, 7 बच्चे कैसे पढ़ाए। लेकिन उस स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी, है ना। उस स्त्री ने बड़ा परिश्रम किया। वो अनपढ़ थी, उसने पहले पढ़ाई सीखी, फिर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसकी बेटी, उसके जो बेटे थे, उन्होंने छोटे छोटे ट्यूशंस पढ़ाने शुरू किए, और ऐसा करते करते धीरे धीरे वो सारे बच्चों को पढ़ाकर ले गए। उन 7 बच्चों में सबसे छोटा मैं, अनु, ठीक है। और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। इसका क्या मतलब हुआ, अच्छी सोच अगर हो तो मैं कभी कभी अपनी माँ को बोलता हूँ, जब हम सब बड़े हो गए, अभी मेरी माँ है जिंदा और वो 90 बरस की हैं, और मेंटली और फिजिकली एकदम बिल्कुल एक्टिव है ना, और बहुत अच्छी सोच रखती हैं। तो हम लोगों ने आज से 15-20 साल पहले उनको कहना शुरू किया कि माँ अब तो हम अपनी माँ को भाभी कहते हैं, है ना। हमने कहा भाभी अब तो हम सब
क्योंकि मेरे चाचा और मेरे बड़े भाई एक ही उम्र के थे, तो चाचा भाभी कहते थे सारे, तो मेरे बड़े भाई ने भी भाभी कहना शुरू कर दिया, तो हम सब भी भाभी कहते हैं, और इवन अब उनके नाती पोते भी उनको भाभी बोलते हैं। तो हमने कहा भाभी अब आपको हम वो करा दें, सारे तीर्थ वगैरह करा दें, अब तो हम सब काबिल हैं, अब तो आपको हेलीकॉप्टर से भी ले जा सकते हैं, हवाई जहाज से भी ले जा सकते हैं, गाड़ी से भी ले जा सकते हैं, उनपे सब सुविधाएं हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी एक बात कहते थे और मुझे वो याद है, वो कहते, अब वो मेरे पास मथुरा में भी जब नहीं, तब कभी मंदिर नहीं गई, किसी भी मंदिर नहीं गई, ना बिहारी जी गई, ना जन्मभूमि गई। वो कहती थी मेरे सारे घर तीर्थ घर में ही हैं। तो हम उनसे कहते थे ऐसा क्यों? तो कहती थी जब दिल हो परेशान तो कश्मीर नहीं साहिब, जब दिल हो परेशान तो कश्मीर नहीं साहिब, कलेजा और ठंडा इसे कश्मीर कहते हैं। तो कहते हैं कलेजा ठंडा मेरे बच्चे बनने, इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं है। तो बच्चे अपने माँ बाप को बहुत खुशी देते हैं जब वो अच्छा करते हैं, वही उनका परिश्रम, उनका पारिश्रमिक होता है, सब कुछ वही होता है, वो सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। तो आप खुश रहिए, है ना, आप खुश रहेंगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। आप दुखी मत रहिए, आपके चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, है ना। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो आप समझिए दुनिया के सबसे सुखी इंसान है, और आप अपने माँ बाप को भी सबसे बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं, सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, पुरस्कार तो नहीं बोलेंगे, रिटर्न दे रहे हैं, है ना, रिटर्न दे रहे हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपने क्या, आप ये बताइए, आपने क्या मार्शमेलो की कहानी सुनी है? मार्शमेलो टेस्ट किसी बच्चे ने सुनी है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको सबके लिए ध्यान रखनी है ना। इसको सुनिए आप, मार्शमेलो टेस्ट क्या है। करीब 1960 या 1969 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे वॉल्टर मिशेल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसमें साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था वॉल्टर मिशेल। वॉल्टर मिशेल ने एक प्रयोग किया, इसको ध्यान से सुनिए सब लोग, मोबाइल बंद करके, ठीक है, मोबाइल नहीं चालू करना है। थोड़ी देर के मोबाइल बंद है ना, किसी का ऑन तो नहीं है? मैं देख रहा था पिछले सेशन में कुछ बच्चे पीछे मोबाइल कर रहे थे, ठीक है। तो अभी आप कर रहे थे लगता है, मास्क वाले भैया। हाँ हाँ बताओ, यस गुड, बी ऑनेस्ट। देखिए एक और बात बता दूं इससे पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। मैं अभी तो खैर कम पढ़ाता हूँ, बीच में मैं जब पढ़ाया करता था तो आई वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत स्ट्रिक्ट था। मेरी क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट नहीं हो सकता। अगर वो एब्सेंट हो गया तो अगले दिन उसकी इतनी बेइज्जती करता था क्लास में कि बच्चे हिम्मत नहीं करते थे कि अकेले खड़ा करके आधे घंटे तक सुनाएंगे भाषण, कौन सुनेगा, इससे अच्छा तो इनकी क्लास में रोज आओ। लेकिन भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, बड़े बड़े स्मार्ट बच्चे होते हैं, तो मेरी क्लास में भी बड़े स्मार्ट बच्चे थे तो जो मुझे पागल बना सकते थे। तो दो बच्चों ने क्या किया, एक फ्राइडे को वो नहीं आए, ठीक है, और सैटरडे की छुट्टी थी, मंडे को आना था, तो मंडे को मैंने अटेंडेंस लेना शुरू किया। तो जैसे ही मेरे पास, आपका क्या नाम है? अतुल, और आपका क्या नाम है? आकाश, हर्ष। तो हर्ष और अतुल जैसे दो बच्चे थे बड़े स्मार्ट, जो फ्राइडे को नहीं आए, और उन्होंने क्या सोचा कि यार बड़ी बेइज्जती होगी, तो उन्होंने बहाने अच्छे कर दिए। अच्छा, जो जेन्युइन रीजन होता था उस पे मैं बच्चों को कहता था कोई बात नहीं, नहीं आए, टेक केयर, है ना। अब किसी के घर में कोई परेशानी हो गई, किसी के दादाजी की डेथ हो गई, है ना, किसी का कोई बीमार हो गया या शादी है, तो मैं कहता था कोई बात नहीं है। तो दोनों ने बड़े अच्छे बहाने सोच रखे थे। हर्ष ने तो सोच रखा था, अब एक्चुअली छुट्टी क्यों करी उन्होंने, एक को तो आगरा जाना था और एक को क्रिकेट मैच देखना था, कोई वर्ल्ड कप चल रहा था उन दिनों, तो वो क्रिकेट मैच देखने के चक्कर में नहीं आया। अब मंडे की बात, मंडे को मैंने अटेंडेंस लेना शुरू किया, सीरियल वाइज नाम लिए, हर्ष यस सर स्टैंड अप, अतुल स्टैंड अप। अब दोनों खड़े हो गए। फिर मैंने उनको पूछा, यस हर्ष, व्हाई डिडंट यू कम टू माय क्लास यस्टरडे और ऑन द लास्ट डे ऑन फ्राइडे। तो हर्ष जी पहले से ही तैयार थे, जेब में दवाई का पर्चा रखा था, गोलियां रखी थी, और इन्होंने क्या किया, हाफ पाँव की शर्ट पहनी, पतले दुबले तो थे ही बिल्कुल, सुबले से सीख सिलाई से, और यहाँ पे तेल लगा लिया, खूब टपकता हुआ, पानी वानी पिया नहीं था, होंठ खुशक कर लिए। सर आई वॉज वेरी वेरी इल, सर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। फिर क्या हुआ, दवा ली? सर दवा ली, जेब में से तुरंत दवा निकाल के, अच्छा बड़े स्मार्ट थे, उसमें से एक गोली निकाल के फाड़ के फेंक दी थी, क्योंकि पूछेंगे भी तुमने ली कि नहीं, ये तो पूरा पत्ता साफ है, डॉक्टर का पर्चा भी था, सब कुछ बनवा लिया था उन्होंने। तो मैंने कहा वो क्या हुआ सर? वो काफी तेज बुखार था सर, अभी भी बुखार है, आप छू के देखिए। अच्छा, वो प्याज व्याज का पता नहीं क्या लगा के आए थे, गर्म हो रहा था, सिर गर्म हो रहा था। मैंने सिर पे हाथ लगाया, हाँ यार गर्म तो है। Why have you come today? Why didn't you take a leave even of today?
नहीं सर आपकी क्लास इतनी, मक्खन लगाया, सर आपकी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने सोचा कि मैं क्लास कर ही लेता हूँ। मैं कहा प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, गेट वेल सून, बैठ जाओ। ये दोनों बराबर बराबर बैठे थे, अतुल और हर्ष बराबर बैठे थे। मैंने अतुल को पूछा, अतुल क्या हुआ? अतुल ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया। अतुल ने फ्राइडे को अपने घर आगरा गए, अपने पिताजी का मोबाइल लिया, पिताजी के मोबाइल से एक मैसेज किया अपने मोबाइल पर, कम सून ग्रैंडफादर एक्सपायर, ठीक है, और अपनी तरफ से लिखा पापा आई एम कमिंग। ये फ्राइडे को ही कर लिया उन्होंने शाम को, ठीक है। और सैटरडे संडे था ही, तो खड़े हो गए। अतुल जी की एक्टिंग देखिए भाई साहब, अतुल जी बड़े महान कलाकार। मैंने कहा अतुल जी आप क्यों नहीं आए थे? व्हाई डिडंट यू कम? सर सर अचानक, मैंने कहा बताइए सर, को अचानक पापा का मैसेज आ गया, पापा का मैसेज आ गया सर। देखिए सर, मैं बस आपको बता नहीं पाया, अचानक चला गया सर। सर एक्चुअली ग्रैंडफादर मुझे बहुत ही प्यार करते थे सर। मैं तो एकदम भाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा आई एम सो सॉरी टू हियर द सैड डिमाइज ऑफ योर ग्रैंडफादर, काइंडली कन्वे माय कंडोलेंस मैसेज टू योर फादर, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस इन हेवन एंड सो। मैं कहा प्लीज टेक केयर। अब दोनों बेचारे इतने खुश हो गए ये सोच के कि हमने टीचर को पागल बना दिया, तो जैसे कि उनके पास से मुड़ने वाला था तो उन्होंने दोनों ने ऐसे किया। और अचानक से मुझे दिखाई दे गया कि उन्होंने ऐसे किया, तो मैं ऐसे करने के बाद फिर वापस गया। मैंने कहा प्लीज खड़े हो जाओ। अब दोनों कपकपाने लगे। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये ग्रैंडफादर सच में डेथ हो गई? सर आप वापस से पूछ लीजिए, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। फिर उससे पूछा, बोली सर सच में बीमार था। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा मान लो तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं मरे, ग्रैंडफादर की डेथ नहीं हुई, और हर्ष मान लो तुम बीमार नहीं थे, है ना, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं सर मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ। मैं कहा मान लो। अब बेचारे कैसे मान ले? नहीं सर। मैंने कहा अच्छा मान लो, ऐसी हूँ, है ना, हाइपोथेसिस, मान लो कि नहीं हो। बोले अच्छा। फिर मैंने कहा अच्छा तो ये बताओ किसको पता है कि मैं बीमार नहीं हूँ? किसको पता है कि मेरे दादाजी आज 30वीं बार मारे हैं मैंने छुट्टी लेने के लिए? ये आपको पता है या मुझे पता है? मेरे लिए तो आपके दादाजी की डेथ फ्राइडे को हुई थी, मेरे लिए तो आप सचमुच में बीमारी हो। तो अगर आपने झूठ बोला तो ये किससे बोला, मुझसे या खुद से? खुद से। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप झूठ बोलते हो, जब भी आप बेईमानी करते हो, तो कभी दूसरे से नहीं करते, आप खुद से करते हो। अगर आप खुद से झूठ बोलते हो, खुद से बेईमानी करते हो, तो दुनिया में आपको कोई बचा नहीं सकता, है ना। मेरे लिए तो वही सच है कि आप सच में बीमार हो, मेरे लिए तो वही सच है कि आपके दादाजी फ्राइडे को उनकी डेथ हुई। तो आपको पता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी झूठ बोलते हैं, आप जब भी बेईमानी करते हैं, आपको माताजी ने 100 रुपया दिया सब्जी ले आओ, आप 60 रुपए की सब्जी लाए, 20 रुपए अपनी जेब में रखे, आइसक्रीम खा ली, माताजी को बोल दिया 80 रुपए की सब्जी है, तो माताजी के लिए तो 80 रुपए की सब्जी है। तो आपने बेईमानी किससे की? खुद से बेईमानी की। तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। तो मार्शमैलो टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए अगर आप मोबाइल देख रहे हो और कह रहे हो कि मैं नहीं देख रहा, तो मेरे लिए तो नहीं देख रहे हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो अभी कोई मोबाइल देख रहा है? वेरी गुड, आप अपने आप से सच बोल रहे हो ना, ठीक है। तो मार्शमैलो टेस्ट में क्या होता है कि वो अपने जो वॉल्टर मिशेल होते हैं, वो अपने जो साथी प्रोफेसर्स को बोलते हैं कि मैं आपके बच्चों पे एक प्रयोग करना चाहता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। वो क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ? तो बोले भाई मुझे परमिशन चाहिए, मैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करूंगा। तो सारे प्रोफेसर्स ने कहा ठीक है कर लो। तो छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे, जो 4वीं-5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, 30 बच्चे उन्होंने कलेक्ट किए और उन्होंने कहा, उनको क्या किया, अलग अलग कमरों में बैठा दिया, सबको अलग अलग कमरों में बैठा दिया और सबको जाकर के एक एक मार्शमैलो टॉफी दी और उनसे कहा कि देखो एक काम करना है, इस मार्शमैलो टॉफी को आप खा सकते हो, अभी खा सकते हो, लेकिन अगर आप 15 मिनट वेट करोगे तो मैं दोबारा आऊंगा और आपको एक मार्शमैलो और दूंगा। तो क्या आप 2 मार्शमैलो खाना चाहोगे? बच्चों ने कहा हाँ हम 2 मार्शमैलो खाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। अब उन्होंने 15 कमरों में, 30 कमरों में अलग अलग बच्चों को बैठाया और हर कमरे में वीडियो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है और सारे बच्चे बैठे, सबके पास एक एक मार्शमैलो रखी हुई। अब वो दूसरे कमरे में जाके टीवी पर देख रहे हैं बच्चों की हरकतें। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे मार्शमैलो को देख रहे हैं। अब देखिए वहां जो कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चे तो बेचारे, एक बच्ची ने तो क्या किया, जैसी मार्शमैलो आई उसने खोला,
गार्ड उससे रुका नहीं गया। एक बच्चे ने क्या किया, बार बार मार्शमेलो को रुमाल से ढके खोले। एक बच्ची थी, उसने क्या किया, मार्शमेलो खोली, चाटी, फिर बंद करके रख दिया। फिर वो वीडियो देख रहे हैं, फिर चाटी, फिर बंद करी, फिर रख दी। एक बच्ची बार बार उसको उठाए रख दे, उठाए रख दे, है ना ऐसे। और एक तो बच्चे ऐसे थे, उन्होंने मार्शमेलो रखी, अब बैठे इंतजार कर रहे हैं कब दूसरी मार्शमेलो आएगी, इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल भी देखा नहीं मार्शमेलो की तरह। 15 मिनट बाद वॉल्टर मिशेल फिर से गए कमरों में और उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों ने मार्शमेलो खा ली थी और कुछ बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाई थी। जिन्होंने नहीं खाई थी उनको उन्होंने एक दूसरी मार्शमेलो दी और जिन्होंने खा ली थी उनको उन्होंने नहीं दी। अब ये तो था पहला पार्ट। इसमें उन्होंने क्या देखा कि लगभग 1/3 बच्चे तो बिल्कुल रोक नहीं पाए अपने आप को, झट से खा गए। 10 बच्चे तो झट से खा गए। 10 बच्चों ने बेचारे हिम्मत करी, थोड़ी देर देखा, रुमाल से ढका, यूं देखा, फिर उनसे रुका नहीं गया। 13वें 14वें मिनट में 10वें मिनट में उन्होंने भी खाई ली। लेकिन 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल रेजिस्ट किया, देखा ही नहीं और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ हम नहीं खाएंगे। 15 मिनट बाद दूसरी मार्शमेलो का इंतजार किया, उसके बाद 2 मार्शमेलो खाए। ये पहला पार्ट का प्रयोग था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे करके उन्होंने 600 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने क्या किया, 600 बच्चों को वो देखते रहे, उनके रिकॉर्ड्स नोट करते रहे, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड नोट करते रहे, कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ गए। 15 साल के बाद या 10 साल के बाद उन्होंने एक बात नोटिस की, और इसका जो सेकंड पार्ट है, उन्होंने देखा, उन्होंने बच्चों को 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक थे ईटर्स और एक थे रेजिस्टर्स। वो जिन्होंने खा ली थी मार्शमेलो और वो जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाई थी, उनकी स्टडी कर रहे हैं वो। उन्होंने क्या देखा 15 साल के बाद, जब वो बच्चे 12th पास कर चुके, तो उन्होंने देखा कि जो मार्शमेलो खा गए थे वो ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे एकेडमिक्स में, और जो बच्चों ने नहीं खाई थी वो बहुत अच्छा कर रहे थे। उनकी जो क्वालिटीज थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो भी बड़ी अच्छी थी। यानी वो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, वो ज्यादा रेजिलिएंट थे। रेजिलिएंट का मतलब समझते हो आप, गिरे हुए रुक गए, है ना, ताकत, वापस लड़ने की क्षमता। और एक खास बात थी, उनका जो सेट का स्कोर था वो उन बच्चों से 210 पॉइंट्स ज्यादा था। यानी वो बच्चों ने ज्यादा लाइफ में अच्छा किया था। इसका क्या मतलब हुआ, उसको उन्होंने एक प्रिंसिपल का नाम दिया। प्रिंसिपल क्या दिया, उन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, अगर आप अपनी मन की इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल कर लें और रुके रहें, अच्छे बड़े लक्ष्य के लिए छोटे चीजों का सैक्रिफाइस करें, तो आप बड़े लक्ष्य को आसानी के साथ पा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये YouTube देखना, Instagram की रील्स देखते रहना, ये सब क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी का लालच है। अगर आप इसको रोक सकते हो, इसको डिले कर सकते हो, बाद में देख लेना, तो फिर आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर बड़ा लक्ष्य पाना है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना। ये अच्छी लगी आपको बात? झूठ बोलने सच बोलने वाली अच्छी लगी आपको बात? अब मैं आपको 1-2 और कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, सुनेंगे? तैयार है?